आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत तब की गई जब कोविड-19 में हमें लॉकडाउन अभियान को करना पड़ा। तो यहाँ लॉकडाउन की कंडीशंस में इस पूरे के पूरे अभियान की शुरुआत हुई। सबसे पहले इसमें जानेंगे करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज है। इसे विशेष आर्थिक पैकेज का नाम दिया गया है और यह हमारी जीडीपी का लगभग 10% के बराबर है। हमारी जीडीपी जो लॉकडाउन के समय में कुछ ठहर सी गई थी, उसके जो ठहराव थे उसे वापस फिर से रीस्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें है। इस 20 लाख करोड़ रुपए में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस 20 लाख करोड़ रुपए में सबसे पहले या सबसे ज्यादा अगर बैंकिंग सेक्टर को दिया गया है वो है आपका 5.22 लाख करोड़ रुपया, जबकि स्टेट सरकार को उधार के रूप में 4.28 लाख करोड़ रुपए दिए गए। वहीं एमएसएमई को दिया गया 3.6 लाख करोड़ रुपया। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी 3.48 लाख करोड़ रुपीस का निवेश की व्यवस्था की गई, जबकि सोशल सेक्टर में 2.08। इसी प्रकार से पावर, हाउसिंग, टैक्सेशन, हेल्थ, इन सारे क्षेत्रों में सरकार ने एक मोटे रकम की व्यवस्था की और इसका उद्देश्य था हमारे जो अर्थव्यवस्था में ठहराव की स्थिति आ गई थी उसे वापस निकालना। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में करीब करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया है, जो गरीबों को कोविड-19 और उसके बाद आर्थिक तनाव से निपटने के लिए मदद करेगा। यहाँ पर याद रखिएगा, जब लॉकडाउन ने हम लोगों ने महीनों तक बंद रखे अपने सारे एक्टिविटीज को, आर्थिक गतिविधियों को, लोगों को घरों के अंदर कैद रहना पड़ा, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आती है। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज है। इसके अलावा 20 लाख करोड़ रुपए में कई और सेक्टर में काम किए गए, हम लोग उन सारे को देखेंगे। एक्चुअली यहां पर सबसे पहले पॉलिसी प्रायोरिटी की बात करते हैं। किस किस सेक्टर को पॉलिसी प्रायोरिटी अर्थात प्राथमिकता दी गई। गिव स्टेट गवर्नमेंट मोर रिसोर्स बाय द इंक्रीजिंग देयर बोरोइंग लिमिट्स टू 5% ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। यहां पर याद रखिए, जो राज्य सरकारें थे उनके लिए भी स्थिति ये रही कि जब तक लॉकडाउन रहा तब तक उनके पास भी रेवेन्यू कुछ नहीं आ पाया। जब रेवेन्यू कुछ नहीं आ पाया तो निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई जिसमें राज्य सरकारों के हाथ भी काफी तंग हो गए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हाथ तंग हुए, लेकिन राज्य सरकारों के भी हाथ काफी ज्यादा तंग हो गए, क्योंकि इनके जो रिसोर्स होते हैं वो काफी लिमिटेड होते हैं राज्यों का। तो यहाँ पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जीडीपी, जीएसडीपी की बात हो रही है। जैसे देश के लिए हमारी जीडीपी की बात होती है, वैसे स्टेट के लिए हमारा जीएसडीपी की बात होती है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे पूरे नेशनल लेवल पर तो वो जीडीपी होगा और स्टेट लेवल पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में एक वर्ड आ जाता है जिसे कहते हैं हम लोग स्टेट। तो यहाँ पर सबसे पहले उन राज्यों को कहा गया या उनको सुविधा दी गई कि उनके बोरोइंग लिमिट्स को, उनके जो उधार लेने की क्षमता है उसमें 5% की वृद्धि कर दी गई। अब यहाँ पर राज्यों के उधार लेने की क्षमता को बढ़ाया गया ताकि वो तत्कालीन अपने खर्चे को चला सके। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। जीएसडीपी खुद में एक प्रश्न है कि जीएसडीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, या फिर कितने का लिमिट हम लोगों ने इंक्रीज किया है। और यूपीएससी प्री में अगर बात करेंगे तो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस है। अब आते हैं बोरोइंग लिमिट्स के ऊपर। तो बोरोइंग लिमिट्स है क्या या किस प्रकार से काम करेगा। द स्कीम सिक्स टू इंक्रीज बोरोइंग लिमिट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट राज्य सरकारों के बोरोइंग लिमिट को 3 से 5% बढ़ा दिया गया, जो कि उनका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी जो 2020-21 के लिए होगा उसका था।
तो यहां पर याद रखिएगा, हम लोगों ने जब शुरुआत में देखा था तो जीडीपी का 10% हम लोगों ने ये पूरा का पूरा पैकेज दिया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है। तो जीडीपी का हम लोगों ने देश की जीडीपी का 10% दिया है। याद रखिएगा, जो टैक्स कलेक्शन होता है, मान लीजिए 30 लाख करोड़ रुपया पूरा का पूरा राजस्व आया, तो यहां पर याद रखिएगा इससे 10 गुना यानी कि 300 लाख करोड़ रुपया करीब करीब जीडीपी का साइज होता है। तो यहां पर एक साल के बजट के बराबर का ये पूरा का पूरा लगभग टैक्स कलेक्शन के बराबर का सरकार ने पैसे का इंतजाम किया है, कि एक साल में जितने टैक्स कलेक्शन में पैसे आते थे उतना पैसा वो खर्च करने के लिए जा रही है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से चीजें हैं। स्टेट गवर्नमेंट का ये 3 से 5% होगा जीएसडीपी का। This estimated to give state extra resource of 4.28 लाख करोड़ रुपीस। इससे राज्य सरकारों को 4.28 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन मिल पाएगा, यानी कि इनके पास उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा जा पाएगा पिछले साल से 4.28 लाख करोड़ रुपए। आफ्टर एन अनकंडीशनल इंक्रीज, याद रखिएगा इसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है, विदाउट कंडीशन ये इंक्रीज किया गया है। अनकंडीशनल इंक्रीज ऑफ 0.5% ऑफ जीएसडीपी, जिसमें कोई भी कंडीशन लगाए बिना 0.5% ऑफ जीएसडीपी में इंक्रीज कर दिया गया है उनकी कर्ज लेने की क्षमता में। द बोरोइंग लिमिट्स कैन फर्दर इंक्रीज, बोरोइंग का जो लिमिट है वो और आगे बढ़ पाएगा 0.25% फॉर ईच ऑफ द 4 रिफॉर्म। अगले 4 रिफॉर्म जो टेबल 2 में दिए हुए हैं उनको पूरा करने पर एक एक रिफॉर्म करते जाएंगे, 0.25 बढ़ता जाएगा। तो 4 का है तो इसमें 1% उनका बढ़ जाएगा। तो शुरुआत में 0.5% बिना किसी आपका कंडीशन के है, अनकंडीशनल है, लेकिन उसके बाद का जो क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का है वो कंडीशन अप्लाइड वाला केस है। तो 4 रिफॉर्म बोले गए हैं, हर एक रिफॉर्म के लिए 0.25% का लोन उनको बढ़ा के दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का उद्देश्य यह भी है कि इनकी जो वित्तीय स्थिति है वह भी स्ट्रांग होती रहे, और वित्तीय स्थिति को स्ट्रांग करने के लिए उनको अपने जो फाइनेंशियल मेजर्स लेने हैं वो फाइनेंशियल मेजर्स बहुत ही क्लियर कट हों। तो फाइनेंशियल मेजर्स अपना ट्रांसपेरेंसी को वो लोग मेंटेन रखे, तो इस प्रकार से उनका ये हो पाएगा। और इसके बाद बाय एडिशनल 0.5 अपॉन द इम्प्लीमेंटिंग 3 आउट ऑफ द 4 रिफॉर्म्स, अगर उस 4 सुधारों में से 3 को वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो 0.5% का अतिरिक्त क्रेडिट लिमिट लगे उनको मिल जाएगा। अगर वो 4 सुधार जो थे उसमें से 3 सुधार को वो कर डालते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो 0.5% उनको अतिरिक्त यहाँ पर क्रेडिट लिमिट बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट लिमिट बढ़ाना ही एकमात्र साधन है। याद रखिएगा क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर उस लॉकडाउन के पीरियड में कोई इनकी अर्निंग नहीं हो रही थी, और जब लॉकडाउन खुल भी गया, अनलॉक 1 2 3 4 हमारा आने लगा, तब पर भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें हम लोग ये कह सके कि बहुत तेजी से हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, क्योंकि बीच में जो 4 आपका 2 महीने ऐसा समय रहा जिसमें हम लोगों ने सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बंद कर दी, तो इसका रिजल्ट अब इसके बाद उस पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने लोगों की इनकम कम हो गई, तो लेस इनकम होगा तो लेस हमारा सीधे तौर पर एक्सपेंडिचर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए लॉकडाउन का असर कैसे पड़ा होगा पूरा का पूरा इकोनॉमी के ऊपर, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर लेस इनकम, 2 महीने जो लोग नहीं कमा पाए, इसमें आपका 300 से लेके 500 रुपया पर डे कमाने वाला मजदूर भी है शामिल, उसमें आपका 1000 रुपया 2000 रुपया कमाने वाले लोग भी हैं पर डे जो कमाते हैं, जो डिफरेंट अलग अलग संस्थानों में काम करते हैं, और इसमें आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका भी 2 महीने तक का कैश फ्लो रुक गया। तो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनका भी कैश फ्लो 2 महीने तक रुक गया। तो इसमें आपका बॉटम से लेके टॉप तक
हर कोई शामिल है, सब कोई उस पूरे के पूरे दौरान में लेस इनकम का सामना किया। अब लेस इनकम से होगा क्या कि यहाँ पर 2 महीने से 3 महीने इनकम काफी कम हो गई, तो निश्चित तौर पर क्या हुआ, लेस इनकम तो सीधा सा लेस, उनका इनकम कम तो एक्सपेंडिचर कम होगा। अब जब एक्सपेंडिचर कम होगा तब रिजल्ट क्या निकलेगा उनका, लेस इनकम लेस एक्सपेंडिचर, खर्चा कम होगा, खर्चा कम हुआ तो सीधा सा यहाँ पर लेस डिमांड क्रिएट होगा, बाजार में डिमांड वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जब पैसे नहीं है तो डिमांड कैसे कर पाएंगे, वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पा रहे हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो उधार लेके कर रहे हैं, अपने जमा रखे हुए पैसे को खर्च करके कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सा जब उनका खर्चा कम हुआ तो बाजार में वस्तुओं की डिमांड में कमी आई, और जब डिमांड में कमी आई तो निश्चित तौर पर यह हमारा लेस प्रोडक्शन की स्थिति हुई। जब डिमांड ही नहीं है तो यहाँ पर प्रोडक्शन क्यों होगा, और प्रोडक्शन जब कम होगा तो निश्चित तौर पर फिर से एम्प्लॉयमेंट गिरेगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा कम होता जाएगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी हमारा कम होता गया, और लेस एम्प्लॉयमेंट हुआ तो निश्चित तौर पर फिर ये लेस इनकम वाली स्थिति आ गई, यानी कि ये सर्कल बन के पूरा का पूरा इकोनॉमी पर। तो अभी इसके पूरे का पूरा खत्म होने में टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये कि ये जो पूरा का पूरा हमारा कम हो गया है, पूरा का पूरा आय, उससे अब हम लोगों को निकलने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अब याद रखिए ये टाइम अब लगना तय है। आगे चलते हैं। वन नेशन, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण योजना जो अंतिम साल लागू की गई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सरकार के एक महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। यहाँ पर याद रखिएगा जब एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू किया गया था, तो यहाँ पर जब एलपीजी के ऊपर आपका जो हमारे गैस सिलेंडर होते हैं घरेलू ईंधन के सोर्स, उसके ऊपर जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागू किया गया और इनको आधार से जोड़ दिया गया, तो जब आधार से इसको जोड़ा गया तो रिजल्ट ये निकला कि एक बड़ी संख्या में हमारे जो कंज्यूमर थे वो गायब हो गए। एक बड़ी संख्या में हमारे वो कंज्यूमर गायब हो गए। अब ये गायब हो गए, क्यों गायब हो गए, क्योंकि वो एक आदमी ने कई कनेक्शन लेकर रखे हुए थे। तो एक आदमी अपने नाम से एक के जगह पर एक से ज्यादा 2-3 कनेक्शन यूज कर रहा था, लेकिन वो आधार कार्ड तो एक से लिंक कराने के लिए आएगा, 2-3 के ऊपर तो वो सब्सिडी मांगेगा नहीं। नतीजा यहाँ पर एक बड़ी संख्या में करीब करीब आपका 5% के आसपास ऐसे लोग थे जो अवैध रूप से एलपीजी की सब्सिडी लिया करते थे। अब वो सब्सिडी यूटिलाइज होती थी होटल्स में, वो सब्सिडी वाला सिलेंडर यूज होता था रेस्टोरेंट में, या फिर कई लोग उसी से वाहन भी चलाया करते थे एलपीजी वाला, एलपीजी किट लगा देते थे अपनी कार में और उसी एलपीजी सिलेंडर के ऊपर वो चला रहे थे गाड़ियां। तो यहाँ पर जो खाना बनाने के लिए सब्सिडी सरकार दे रही है उसका वो यूटिलाइज कर रहे थे कहाँ, व्यवसायिक कार्यों में। तो यहाँ पर इस प्रकार से 5% के जितने भी हमारे एलपीजी के ग्राहक थे वो कम हो गए। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना चाह रही है सरकार राशन कार्ड में। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने फर्जी राशन कार्ड बनवा के रखे हुए हैं उनको यहां से छटनी किया जाए। तो यहाँ पर करीब करीब उम्मीद है 2 करोड़ लोगों का यहाँ पर से छटनी होगा जब ये पूरा का पूरा सिस्टम पूरा हो जाएगा। हालांकि अभी इसके बारे में कोई पुष्ट डाटा नहीं आया है। इंश्योरिंग पैन इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, entitlements to beneficiaries through portable ration card and आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पर याद रखिएगा यह भी आधार के साथ जोड़ दिया गया है, और साथ में क्या किया गया है, एक जगह पर राशन कार्ड है, मान लीजिए किसी का राशन कार्ड है झारखंड में, अगला वो चला जाता है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी राशन मिल पाएगा क्योंकि उसका राशन कार्ड पर अब कोई
झारखंड में राशन नहीं ले रहा है। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड वाली योजना है। तो इस प्रकार से ये पोर्टेबल होगा, कहीं भी ले जाना संभव होगा। तो इसके पीछे भी है आधार कार्ड के साथ जोड़ दो और निश्चित तौर पर जो करप्शन इस पूरे के पूरे पीडीएस सिस्टम में है उसे खत्म करना। अभी तक 24 राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज हैव अडॉप्ट दिस रिफॉर्म इन 2019-20। 24 राज्यों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे राज्य हैं टोटल 28 और साथ में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब आप समझ सकते हैं कि कितने ऐसे राज्य हैं जो इसे लागू नहीं करना चाहते हैं। तो अब इस प्रकार की चीजें हैं, तो इसको लागू करना, वो जो 4 पॉइंट बतलाया था उसमें से एक पॉइंट ये भी है हमारा कि हर एक पॉइंट के ऊपर 4 पॉइंट में हर एक पॉइंट के ऊपर क्रेडिट लिमिट आपका बढ़ता जाएगा। तो 0.25% ये क्रेडिट लिमिट बढ़ेगा। तो उसमें से एक यह भी था कि आप राशन कार्ड वाले सिस्टम को लागू करें, क्योंकि केंद्र सरकार के पास भी मौका है कि वह इन सुधारों को लागू करवा पाए विभिन्न राज्यों में। तो अभी तक 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसको अपना लिया है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या, करीब करीब 20% ऐसी संख्या है जो राज्य इसे अपनाने से अभी तक इनकार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके अपने स्वार्थ हैं, तो वो अपने स्वार्थ के चलते इसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल ये हो सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये अनदर हमारा शर्त है। ट्रांसपेरेंसी इन रेगुलेशंस, अब यहां पर बात की जा रही है ट्रांसपेरेंसी इन रेगुलेशंस, परमिट एंड इंस्पेक्शंस, स्ट्रीमलाइनिंग of approval, labor regulation and contract enforcement to facilitate ease of doing business। यहाँ पर याद रखिएगा, जो हमारे परमिट होते हैं इशू किए जाते हैं, जो हमारा निरीक्षण किया जाता है, आपका इंस्पेक्शंस होते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ अप्रूवल, लेबर रेगुलेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, तो इन सारे चीजों में पारदर्शिता लाई जाए और इनको सुव्यवस्थित किया जाए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा ऊपर जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टेट लेवल पर ये सुधार होंगे तभी हमारा नेशनल लेवल पर पूरा का पूरा सिचुएशन सुधरेगा। क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र हो, राज्य होगा, तो वो मजबूत राष्ट्र का भी निर्माण करेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमको सुधारना है, कहाँ से? हमको सुधारना है शुरुआत से यानी कि यहाँ पर बेस में हम लोगों को सही करना है। तो स्टेट में ये सारी चीजें सही की जाए जिससे हमारा व्यापार करना आसान हो सके। The central government notified a list of 340 reforms under the Business Reform Action Plan (BRAP) in 2015, which were to be implemented by 2019। यहाँ पर याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 340 रिफॉर्म्स का एक लिस्ट बनाया है और इस 340 रिफॉर्म को हर एक स्टेट को लागू करना है। अब इसको नाम दिया गया है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP। 2015 में ये इशू किया गया था, 2019 तक सारे राज्यों को करना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो अब यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको बेसिक सुधार करने हैं, जो अधिकांश राज्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारें इसे नहीं करना चाहती है। अब नहीं करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो नुकसान अल्टीमेटली पब्लिक का है। तो जो चीजें राष्ट्रीय स्तर पर सुधारी जा रही हैं वो हर एक राज्य को अब बाध्य किया जा रहा है कि आपको भी करना होगा। आप सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी के चलते किसी प्लान को नहीं अटका सकते, नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर चूंकि बात पूरा का पूरा छोटे छोटे राज्य मिलते हैं तब हमारा देश बनता है। हमें अभी ईज टू डूइंग बिजनेस में हमें चाइना से पहले जाना है, तो हमें 50 से नीचे जाना है। तो 50 से नीचे जाना है तो इसके लिए जरूरी है स्टेट रिफॉर्म हमारा तगड़ा हो, स्टेट में भी रिफॉर्म हो, उनके नियम कानून में भी। ऐसा नहीं कि हम सेंटर से ले आकर इन्वेस्टमेंट लेकर आकर रख दिए किसी स्टेट के जगह पर और बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दे। तो यहाँ पर 340 रिफॉर्म है जिनको BRAP के अंतर्गत लागू करवाना है। तो इन्हें लागू करना अब स्टेट के लिए मजबूरी होगा, क्योंकि क्रेडिट लिमिट के साथ ये जुट गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज स्टेट वाइज रैंकिंग। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो स्टेट वाइज रैंकिंग को इशू करेगी बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रिफॉर्म्स बाय द स्टेट। अब यहाँ पर इनके राज्यों का लिस्टिंग तैयार होगा कि किस राज्य ने सबसे अच्छे सुधार किए हैं, किसने सबसे ज्यादा सुधार किए हैं। तो यह आपका एक स्टेट वाइज रैंकिंग होगा, कौन नंबर 1 पर, कौन नंबर 2 पर, कौन नंबर 3 पर। तो इस प्रकार से हम लोग इसे करेंगे। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कौन सा मंत्रालय तैयार करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसे तैयार करेगी, याद रखिएगा। अक्सर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साम्यता हो जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इन 2017-18 BRAP रैंकिंग। अब यहाँ पर BRP 17-18 का रैंकिंग भी हम लोगों ने डाल रखा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड हरियाणा वेयर टॉप परफॉर्मर्स। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और ये आने वाले समय में हमारे ग्रोथ के इंजन बन सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मेघालय, यह पीछे से है प्रथम। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में, मेघालय में इस प्रकार का कोई भी रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है। तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। 16 स्टेट इंप्लीमेंटेड 75%। 16 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 75% इंप्लीमेंट कर दिया है या फिर उससे ज्यादा रिफॉर्म किया है, जबकि 16 स्टेट इंप्लीमेंटेड लेस देन 50%, जबकि 16 अन्य राज्यों ने, अब राज्य तथा यूनियन टेरिटरीज दोनों मिला दिया गया है, याद रखिएगा। तो राज्य प्लस यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि 16-16 और यहाँ 32 हो जाता है, तो एक्चुअली आपका ये 28 स्टेट है। तो यहाँ यूनियन टेरिटरीज भी मिक्स है। तो 16 स्टेट्स इंप्लीमेंटेड लेस देन 50% ऑफ आइडेंटिफाइड रिफॉर्म्स। तो 12 की राज्यों ने इससे कम रिफॉर्म किए हैं 50% से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए क्वेश्चन आ गया सीधे से BRAP, इसके ऊपर पूछेगा टॉप कौन किया है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश टॉप किया है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद हरियाणा है। तो आप समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश हर चीज में आगे रहने की कोशिश करता है, या वहां के आंध्र प्रदेश तेलंगाना के सरकारें काफी ज्यादा एक्टिव होती हैं इन सारे मामलों में, जबकि हमारे देश में बाकी जो सरकारें हैं वो थोड़ी सुस्त चल रही हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर ही है। टू रिप्लेस सब्सिडी गिवन बाय द स्टेट विथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब यहाँ पर DBT लागू करना है हमको, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमको DBT लागू करना है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की? LPG की। तो LPG में आज अगर हमारा 800 रुपए का कभी सिलेंडर मिला तो 800 रुपए में हम लोग को 200 रुपए का सब्सिडी मिल जाता है, तो हमको पड़ता है 600 रुपए का सिलेंडर। यहाँ पर भी वही चीज है, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती है। तो वो जो सब्सिडी देती है अब उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में लाना है। टू सेफगार्ड कस्टमर इंटरेस्ट वाइल इंश्योरिंग फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द पावर सेक्टर। अब ये फाइनेंशियल हेल्थ हमको सुधारना है पावर सेक्टर का। तो पावर सेक्टर एक ऐसा आपका सेक्टर है जिसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ग्रोथ काफी कम देखने को मिल रहा है। कारण सीधा सा है कि एक बड़ी अमाउंट में हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चोरी चली जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ चोरी चली जाती है, यह सब्सिडाइज बहुत बड़ी मात्रा में होती है। अब रूरल एरिया में जाइएगा तो देखिएगा उनका बिल फिक्स है 250 रुपए। अब वह उस 250 रुपए के ऊपर वो 1000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी जला दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2000 का जला दे या 5000 का जला दे, लेकिन उनसे लेगा 250 ही रुपए। तो यहाँ पर कितने का सब्सिडी आपको मिल रहा है यह बतलाना बहुत जरूरी है इन लोगों को कि आपने कंज्यूम किया इतना। क्योंकि अगर हमको इस व्यक्ति का जो रूरल एरिया में बैठ के पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जम के यूटिलाइज कर रहा है और वह क्या कर रहा है, उसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कैसे कम करना है। जैसे अभी भी गांव में आप जाएंगे जिनको 150 रुपया या 250 रुपया देना पड़ता है बिजली का बिल, तो आपको क्या लगता है कि वो CFL लगाएगा या LED के बल्ब लगाएगा? वो
नहीं लगाने वाला। अब 150 रुपया उसको महीना में देना पड़ रहा है, 250 रुपया उसको महीना में देना पड़ रहा है, उसका फिक्स है 250 रुपये, उससे ज्यादा वो दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, तो क्या वह आपका 250 रुपये का एलईडी लगाएगा कभी भी, या 60 रुपये का सरकारी सब्सिडी वाला भी एलईडी लगाएगा? नहीं, वो 10 रुपए का पुराना बल्ब खरीद कर लाता है और उसी को यूज करता है। तो उस कंडीशन में यह बताना जरूरी है कि आप कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। सब्सिडी सरकार दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अभी क्या कर रही है, मान लीजिए 2000 रुपए का बिल आया, उसके जगह पर 250 रुपया ले रही है, तो यहाँ पर आपको 2000 रुपए का बिल आपको पे करना पड़ेगा। रिजल्ट ये होगा कि आपको 1750 रुपए राज्य सरकारें वापस रिटर्न करेंगी। तो आदमी को लगेगा कि वाकई हमारा 2000 रुपए का बिल जा रहा है। वो 1750 रिटर्न आएगा वो नहीं देखेगा कि उसके अकाउंट में रिटर्न आ गया, वो देखेगा सीधा सा कि हमारा 2000 रुपए का बिल जा रहा है। तो यहाँ पर अब वो सजग होगा इलेक्ट्रिसिटी बचाने में। नेक्स्ट आते हैं, no state has implemented or approved DBT across the board as a substitute for supply of subsidized electricity। किसी भी राज्य ने इसके ऊपर कदम नहीं उठाए हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि 28 राज्य और 8 यूटी में किसी ने भी इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाए हैं। तो रिजल्ट यहाँ पर सीधा सा है कि अब इन राज्यों को प्रमोट करना है। तो अब ये राज्य कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के चलते फंसे हैं, तो अब निश्चित तौर पर इनके ऊपर ये दबाव होगा कि यह भी इस योजना को लागू करे। और जो आप सब्सिडी दे रहे हो एक्चुअली, वो बताओ पब्लिक को कि आप कितनी की सब्सिडी दे रहे हैं। इससे फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छा होगा, या कह सकते हैं सुधरेगा। अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू, अब यहां पर बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू। अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू में एक एग्जांपल भी आपको मैं बताऊंगा। टू प्रमोट अर्बन डेवलपमेंट, अब अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू एंड इंप्रूवमेंट इन रेवेन्यू, यहाँ पर राजस्व की स्थिति को बेहतर करना जरूरी है हेल्थ और सैनिटेशन में सुधार के लिए। पर्पस मीन्स टू इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्लोर रेट्स। यहाँ पर जरूरी है कि फ्लोर रेट्स को अप्रोप्रिएट रूप में नोटिफाइड किया जाए। मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन विच टैक्स इज लेविड, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है उसे फिक्स किया जाए, जो कि हमारे टैक्स का आधार होता है। एंड वाटर एंड सीवेज चार्ज टू रिकवर ऑपरेशन एंड मेंटेन द कॉस्ट, और लोगों से वाटर कॉस्ट या सीवेज कॉस्ट इत्यादि सारे के सारे चीजों में भी उनकी भी सहभागिता रखी जाए। अब आपको मैं बतला दूं कि सबसे ज्यादा यूनिक है हमारी अभी रांची म्यूनिसिपैलिटी, रांची की नगर पालिका। याद रखिएगा ये पूरे के पूरे देश के लिए स्टडी का मॉडल बन गया जब 2018-19 में इसे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल बताया गया। यहां तक कि यूपी वगैरह से भी टीम आई थी रांची म्यूनिसिपैलिटी के रेवेन्यू मॉडल को स्टडी करने के लिए। यहाँ पर इनका करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था, या रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था। यह आपका बहुत मेहनत यहाँ पर रांची नगर के निगम के लोगों ने किया, और ये करीब करीब 56 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू इनका चला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 56 करोड़ का रेवेन्यू रांची नगर निगम कलेक्ट कर रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में। यह एक प्रकार से पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि आदर्श स्थिति है नगर पालिका के लिए। तो यहाँ पर जो मॉडल यूज किया रांची ने, उसे अब स्टडी करने के लिए पूरे भारत के लोग इंटरेस्टेड है। यूपी से टीमें आई हैं, अन्य कई राज्यों से टीमें आ रही है इस पूरे के पूरे नगर पालिका, रांची नगर पालिका को स्टडी करने के लिए इनका रेवेन्यू मॉडल, क्योंकि ये इनका बिल्कुल सक्सेसफुल भी है, यूनिक भी है। और जो राज्य आज तक ये नहीं कर पाए थे, यूपी जैसे राज्य, अब वो आके झारखंड से सीख ले रहे हैं, झारखंड सॉरी रांची नगर पालिका से सीख ले रहे हैं कि कैसे वो ये सुधार किए जा सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा वाटर तथा सीवेज दो ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको लेकर नगर पालिकाओं में बहुत खर्च करना पड़ता है।
तो यहाँ पर चूंकि ये जिम्मेदारी इनकी है तो इनका रेवेन्यू कलेक्शन का मॉडल बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर लोकल अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर करने की बात की गई है। अब यहाँ पर स्टेट सच एज तेलंगाना, उत्तर प्रदेश हैव अमेंडेड देयर रिस्पेक्टिव फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ध्यान देना है आपको, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसे शॉर्ट में कहेंगे FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट। यहाँ पर तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, आजकल उत्तर प्रदेश भी काफी ज्यादा आगे जा रहा है इस प्रकार के रिफॉर्म में। तो तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के रिफॉर्म किए जा रहे हैं। अब ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट टू रेज द लिमिट ऑफ बोरोइंग, यह क्या मदद करेगा इसमें सुधार करना, रेज द लिमिट ऑफ बोरोइंग्स टू हेल्प जनरेट मोर रिसोर्सेस। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को जमा करने के लिए, जनरेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, बोरोइंग्स की लिमिट को इंक्रीज किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है। Citing the adverse impact of the COVID-19 pandemic and related lockdown of state finance, both states have increased the limit of fiscal deficit, दोनों ने fiscal deficit के लिमिट को इंक्रीज किया है from 3 to 5%. The act requires the state government to ensure responsibility, fiscal management and long-term stability. अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर FRBM एक्ट ये पारित हुआ था 2002 में। अब यहाँ पर इस FRBM एक्ट में हम लोगों ने क्या किया है ये देख लीजिए। तो यहाँ पर फिस्कल डिफिसिट की बात आ रही है, किसकी आ रही है, फिस्कल डिफिसिट का।